मुकेश चंद्राकर जो कि एक जर्नलिस्ट है, 3 जनवरी 2025 को उसकी लाश बीजापुर के चट्टनपारा इलाका में एक सेप्टिक टैंक में मिलती है। बीजेपी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है कि वो माफिया राज को ख़त्म कर रही है, माफियाओं का एनकाउंटर कर रही है, छत्तीसगढ़ जहाँ पे उनकी ही सरकार है वहाँ पर एक जर्नलिस्ट की इस तरह ब्रूटल हत्या कर दी जाती है और उसका हत्यारा भाग जाता है और बीजेपी गवर्नमेंट उसे पकड़ भी नहीं पाती। और इस मामले को इस प्रकार दबाया गया कि जो नेशनल न्यूज़ है वो ये तो बताती है कि कैसे राहुल गांधी ने हाथ में संविधान पकड़कर देश के संविधान को बचा लिया और योगी आदित्यनाथ ने किसके घर पर आज बुलडोजर चला दिया, लेकिन इतने बड़े घटना को नहीं बताती कि कैसे एक जर्नलिस्ट की ब्रूटल हत्या कर दी जाती है छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में। जर्नलिस्ट का जो हथियार था उसे कांग्रेस पार्टी ने एक बार स्टार प्रचारक बनाया था महाराष्ट्र चुनाव के लिए। मुकेश चंद्राकर के हत्यारे को 2005 में रमन सिंह की सरकार ने स्पेशल पुलिस फोर्स का मेंबर बना दिया था। मुकेश चंद्राकर एक जर्नलिस्ट था, वो बीजापुर में रहता था और वहीं के एक रोड कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, रोड टेंडर को लेकर उसने एक रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट में बताया कि कैसे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने बहुत सारे पैसे खाए हैं और अच्छा रोड बना के भी नहीं दिए और उसकी इसके बाद ही हत्या कर दी जाती है और उसका लाश बीजापुर के चट्टनपारा इलाके के एक सेप्टिक टैंक में मिलती है। लेकिन हमारे देश में इतने सारे पत्रकार हैं जो इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स निकालते हैं, प्रधानमंत्री को चोर और गालियां दे देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके खिलाफ रिपोर्ट्स निकालते हैं, फिर भी ये सिर्फ और सिर्फ मुकेश चंद्राकर के साथ क्यों हुआ? इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं। मुकेश का जन्म छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एक बासागुड़ा इलाके में हुआ था। उनके परिवार में टोटल 4 लोग थे, मम्मी पापा बड़ा भाई। मम्मी पापा दोनों ही आंगनबाड़ी वर्कर्स थे, लेकिन मुकेश का परिवार जहां रहा करता था वो एक नक्सली प्रभुत्व इलाका था, वहां पे अक्सर नक्सली हमला हो जाया करता था, इसलिए वो वहां से ट्रांसफ़र लेकर एक सेफ जगह चले जाते हैं। मुकेश के बचपन में ही उनके पिताजी गुजर जाते हैं और उनकी माँ ही मुकेश और उनके बड़े भाई को पालती है। जैसे जैसे मुकेश बड़ा होता है वो अपने बड़े भाई को देखकर इंस्पायर होना चालू होता है। उनके बड़े भाई जिनका नाम योगेश चंद्राकर था वो एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट थे और उसको ही देखकर मुकेश भी इंस्पायर हो जाते हैं कि उनको कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट बनना है। उनके अंदर भी ये भावना जागती जाती है और जैसे ही वो बड़े होते हैं वो जर्नलिस्ट के फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं। मुकेश अब करीब 22 साल के रहे होंगे कि उनकी मां की मृत्यु हो जाती है कैंसर की वजह से। मुकेश अपने जर्नलिस्ट के फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं। बाद में वो बहुत सारे न्यूज़ चैनल के लिए काम भी करते हैं जैसे कि NDTV, न्यूज़ 18 और वो यूट्यूब चैनल्स के लिए भी काम करते हैं जैसे कि बस्तर जंक्शन और भी बहुत सारे। लेकिन इसके बाद आता है सन 2021 बीजापुर में नक्सली कोबरा फोर्स के एक आर्मी कैंप में घुस जाते हैं। वहां जाकर वो एक आर्मी मैन का किडनैप कर लेते हैं। अब कोबरा फोर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस आर्मी मैन को कैसे बचाएं। वो बहुत सारे तरीके से नक्सलियों से बात करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हर प्लान नाकाम हो रहा था। तब वो सोचते हैं कि बीजापुर के ही कुछ जर्नलिस्ट को बुलाया जाए ताकि वो नक्सलियों से बात कर सके और उस आर्मी मैन को बचाने में कोबरा फोर्स की मदद कर सके। इसलिए वो 7 जर्नलिस्ट की एक लिस्ट बनाते हैं और उनमें से ही एक नाम था मुकेश चंद्राकर। इसके बाद ही मुकेश चंद्राकर को लोग जानने लगे थे क्योंकि मुकेश चंद्राकर उनमें से एक जर्नलिस्ट था जिसने नक्सलियों से बात कर कर उस आर्मी मैन को बचा लिया था। और इस तरह से मुकेश चंद्राकर लगातार जर्नलिस्ट के फील्ड में आगे बढ़ते जा रहा था। उसकी सच्चाई और उसकी ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग ही उसकी खासियत थी। इसके बाद आता है अप्रैल 2024। लालू राठौड़ जो कि कांग्रेस का बीजापुर इलाके के लिए अध्यक्ष था, वो ओपन लेटर लिखता है अपने कांग्रेस पार्टी के लिए जिसमें टोटल 4 जर्नलिस्ट के नाम थे जो लगातार रिपोर्ट पब्लिश कर रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, ऐसा लालू राठौर का कहना था और उनमें से ही एक नाम मुकेश चंद्राकर का था। अब आता है सन 2024 दिसंबर का महीना। छत्तीसगढ़ की सरकार सोचती है कि गंगालूर से लीलसनार तक 52 किलोमीटर का एक रोड बनाया जाए। इसके लिए वो टेंडर निकालती है जिसमें टोटल 54 करोड़ खर्च करने की बात की जाती है, लेकिन किसी तरह से ये टेंडर रद्द हो जाता है और गवर्नमेंट फिर से एक टेंडर निकालती है और इस बार 120 करोड़ रुपए की टेंडर निकालती है। इस 52 किलोमीटर के रोड को जो कॉन्ट्रैक्टर बनाने वाला था उसका नाम था सुरेश चंद्राकर।
रोड का काम चालू हो चुका था, रोड धीरे धीरे बनना भी चालू हो चुका था। इस पर मुकेश चंद्राकर को लगता है क्यों ना रिपोर्टिंग की जाए और वो ऑन फील्ड जाकर रिपोर्ट बनाना चालू करता है, जहां पर उसे पता चलता है कि ये जो सुरेश चंद्राकर कॉन्ट्रैक्टर है उसने रोड की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा गिरा दी है। जितना रुपए उसने लिया है उस क्वालिटी का वो रोड नहीं बना रहा है। इस पर वो एक रिपोर्ट बनाता है जो कि टेलीकास्ट होता है एनडीटीवी न्यूज़ चैनल पर। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर ने कैसे 120 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और बेकार क्वालिटी का रोड बनाकर दिया है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद सुरेश चंद्राकर मन में ही प्लान बना लेता है कि उसे मुकेश को मारना है, लेकिन तुरंत मारने पर खतरा हो सकता था और ये बात मुकेश को भी पता था कि तुरंत उसे खतरा है। इसके बाद सुरेश चंद्राकर 3 लोगों के साथ मिलकर एक फुल प्रूफ प्लान बनाता है ताकि मुकेश को मार दिया जाए, जिसमें एक था उसका भतीजा रितेश चंद्राकर और 2 लोग थे जो उसके साथ काम किया करते थे, महेंद्र और दिनेश। ये चारों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिससे मुकेश को मार दिया जाए। रितेश कॉल कर मुकेश चंद्राकर को बुलाता है कि क्यों ना आप खाने के लिए इनवाइट हो चट्टनपुरा इलाका में। मुकेश उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है और वो वहाँ जाता है, लेकिन मुकेश को ये बात नहीं पता थी कि उसकी वहाँ पर मौत होने वाली है। और सिर्फ मौत ये बहुत छोटा शब्द होगा, क्योंकि मुकेश चंद्राकर की जब लाश सेप्टिक टैंक से 3 जनवरी 2025 को निकाली गई तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, उसकी अतड़ियाँ भी कई टुकड़ों में थी, दिल की नसें फट चुकी थी, सर में कई वार किए गए थे और एक दर्दनाक मौत मुकेश चंद्राकर को दिया गया था। मुकेश चंद्राकर बीजापुर जिले के चट्टनपुरा इलाका में पहुंचता है, लेकिन उसका वहां पर इंतजार रितेश, दिनेश और महेंद्र कर रहे थे। जैसे ही मुकेश वहां पर पहुंचता है वो तीनों उस पर वार करते हैं और मार देते हैं। वहीं पर एक मकान बन रहा था और मकान अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, उसकी सेप्टिक टैंक खाली थी और उस सेप्टिक टैंक पर वो तीनों मिलकर मुकेश चंद्राकर की लाश को डाल देते हैं और ऊपर से उसे पैक कर देते हैं। 1 जनवरी को ये सारा कांड होता है और वो तीनों फरार हो जाते हैं। और 1 जनवरी को ही योगेश चंद्राकर एक मिसिंग केस लिखाता है अपने छोटे भाई मुकेश चंद्राकर के लिए। इसके बाद पुलिस उसे ढूंढना चालू करती है कि उसे लास्ट कॉल किसने किया था, कैसे किया था, और फोन लोकेशन से उन्हें पता चलता है कि चट्टनपुरा इलाका में मुकेश चंद्राकर लास्ट बार देखा गया था। इसके बाद चट्टनपुरा इलाका में पुलिस लगातार खोजबीन चालू कर देती है, लेकिन 3 जनवरी को उस मकान जहां पर वो सेप्टिक टैंक था वहां से बदबू आना चालू होता है। जब उस मकान के सेप्टिक टैंक के ऊपर के ढक्कन को तोड़ा जाता है तो अंदर से एक लाश निकलता है जो कि मुकेश चंद्राकर का था। और इसके बाद पुलिस पता लगाती है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, तब उन्हें पता चलता है कि रितेश चंद्राकर का ही लास्ट कॉल था मुकेश चंद्राकर के लिए। उसके बाद वो पता लगाते हैं और रितेश को वो धर भी दबोचते हैं जो कि रायपुर भाग चुका था वहाँ से, और महेंद्र और दिनेश भी बीजापुर के ही अलग अलग इलाके से पकड़े जाते हैं, लेकिन सुरेश चंद्राकर अभी तक फरार है। इस घटना के बाद तो जैसे छत्तीसगढ़ हिल गया था। हर कोई मुकेश चंद्राकर के हत्यारे सुरेश चंद्राकर को सजा दिलाने की बात कर रहा था, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि सुरेश चंद्राकर उनके पार्टी का मेंबर है। लेकिन इन सब के बीच में ही मैं आपको सुरेश चंद्राकर के लाइफ के बारे में बताता हूँ। सुरेश चंद्राकर बीजापुर के आम परिवार में पैदा हुआ, लेकिन लाइफ टर्न मारती है जब 2005 में रमन सरकार SPF यानी कि स्पेशल पुलिस फोर्स निकालती है, जिसमें सुरेश चंद्राकर को लिया जाता है। इसमें बेसिकली बीजापुर क्योंकि एक नक्सली इलाका था, वहाँ पर सुरेश चंद्राकर आम आदमी की तरह रहता था और पुलिस और आदमी की मदद किया करता था कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है नक्सलियों का, नक्सलियाँ कहाँ हैं, नक्सलियों को खोजा कैसे जाए, इन सब चीज़ों में मदद किया जाता था। धीरे धीरे सुरेश चंद्राकर का कद बढ़ता गया और वो एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में सामने आया। इसके बाद तो जैसे सुरेश चंद्राकर की लाइफ बदल गई, वो लगातार कद में बड़ा होता गया और कुछ दिन बाद उसने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। उसका कद इतना बड़ा था कि कांग्रेस पार्टी ने उसे स्टार प्रचारक बना दिया था महाराष्ट्र चुनाव के लिए। इसके बाद उसने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये सारी घटना हुई जो आपने इस वीडियो में सुना है।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस नेशनल न्यूज़ नहीं दिखाते हैं। नेशनल न्यूज़ ये तो ज़रूर दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने हाथ में संविधान पकड़कर संविधान को बचा लिया और कैसे योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर से किसी के घर को गिरा दिया। लेकिन वो ये नहीं बताती कि कैसे छत्तीसगढ़ के ही एक जर्नलिस्ट की इतनी बुरी तरह से हत्या कर दी जाती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी, उसकी कई मांसपेशियाँ, उसके सर में कई चोट के निशान आते हैं, उसकी लाश सेप्टिक टैंक में मिलती है और कैसे इसे सरकार के द्वारा दबा दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें।